तो वो अपना टिफ़िन जो सर्विस होती है वो भी हाफ़ टिफ़िन सर्विस लेता है। मैंने भी पहली बार सुना कि कोई हाफ़ टिफ़िन सर्विस होती है। तो आधा टिफ़िन खाता है, वज़न 12 किलो कम हो जाता है, लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास है कि पापा बहुत मुश्किल से पैसा भेज पा रहे हैं और समय नहीं है। तो इसी में अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपना जो डेली लगा रहना है, डेली शाम को हिसाब रखना है कि मैंने आज पूरा समय बर्बाद तो नहीं किया, क्या मैंने 2 मिनट भी कहीं ख़राब किए, क्या मैं और इसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, उसमें लगता है और टारगेट के हिसाब से पड़ता है। शादी होने के बाद ऑब्वियसली आज हमारे समाज में होता है कि जल्दी से फैमिली होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, तो जो इन-लॉज़ का प्रेशर था, वो फिर उस समय भी तैयारी करना चाहती थी। अच्छा। वो अपने हस्बैंड के साथ एक कोचिंग सेंटर भी गई कि मैं तैयारी करती हूँ, लेकिन उसकी मदर इन लॉ उसके पीछे थी कि नहीं, नहीं जल्दी बच्चा होना चाहिए, फैमिली सेटल होनी चाहिए, तो बच्चे की ज़िम्मेदारी आ गई। तो उस बच्चे की ज़िम्मेदारी में, उस घर के को रखने की ज़िम्मेदारी में, अपने इन-लॉज़ को खुश रखने की ज़िम्मेदारी में और अपने जॉब की ज़िम्मेदारी में उसका वो सपना दब गया। देखिए, एक मैं ये मानता हूँ कि जो यूपीएससी की चढ़ाई है या ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, ये एक पूरी फैमिली का मिशन है। तो इसमें बच्चा अकेला नहीं होता क्योंकि पूरी फैमिली का सपना होता है, पूरी फैमिली के रिसोर्सेज लगते हैं, पूरी फैमिली का एफ़र्ट लगता है। और हमारे यहाँ पे लाखों ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सारा ये सपोर्ट देते हैं, अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के, अपने सारे उधार लेके, लोन लेके, हाई इंटरेस्ट पे लोन लेके भी करते हैं। सीसेट होने से और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म जो हो गया है, उससे वो प्लेइंग फील्ड थोड़ा लेवलाइज्ड हुआ है। जो ओके। रूरल बच्चे हैं या जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड आया है। दूसरा, जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट का मार्क्स जुड़ते हैं। अगर आपने 33% मार्क्स ले लिए उसमें, दैट यू क्वालिफाई फॉर इट। आने वाला है और आप अगला एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बिकॉज Yes. यू आर नॉट श्योर कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो डिलेमा होता है कई बार, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? तू इसी में कर, अगर तू कॉन्फिडेंट है कि तू कर सकता है, अगर तेरा ये सपना है कि तेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो तू जॉब छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा रिस्क लेके उसने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि उसके बाद 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने भारत में यूपीएससी के बारे में ज़रूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि ये एक सबसे कठिन परीक्षाओं में से मानी जाती है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि किस प्रकार एक ऐसी महिला जो 2 बच्चों की माँ थी, उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा? या क्या कभी ये सोचा है कि एक ऐसी महिला जो 10वीं कक्षा से ही विजुअली चैलेंज्ड होने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया? या एक ऐसा लड़का जिसके पिताजी ने उसकी यूपीएससी के कोचिंग के लिए साहूकार से 36% इंटरेस्ट रेट से पैसा लिया था और इस प्रेशर में ना दबते हुए उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा? जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर सज्जन यादव, जो इस वक्त भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी के भूमिका में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट पुस्तक स्केलिंग माउंट यूपीएससी में ऐसे ही 7 व्यक्ति रेखाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी की विषम परिस्थितियों के ऊपर मात करते हुए ये मुकाम हासिल किया है और वो सारे के सारे व्यक्ति आज एक आईएएस की भूमिका में कार्यरत हैं। अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप उस बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप हमारे पॉडकास्ट पे समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। सर, आपके पॉडकास्ट मैंने कई देखे हैं, आपकी जो किताब आपके पास है उसको भी मैंने पढ़ा है। पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ बिकॉज इट्स अ वॉल्यूमिनस बुक एंड आपने सारे माउंट्स के बारे में जो लिखा है, हर एक अपने आप में बहुत यूनिक स्टोरी है। बट मैं बहुत जल्द उसको कंप्लीट ज़रूर करूँगा। पूरी तरह से उस किताब के ऊपर चलने से पहले सबसे पहले मैं विनती करूँगा कि आप पहले अपना बैकग्राउंड बताइए। जो मैंने अब तक समझा है आपके बारे में रिसर्च करते समय, वो ये था कि आपके पिताजी इंडियन आर्मी में थे Yes. और आप
बचपन में ही अपनी माताजी को गंवा चुके थे और उसके बाद आपने जो सफ़र आगे पूरा तय किया और आज जहाँ पे आप हैं, इसका आप एक विवरण दीजिए। तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है, और जैसा कि मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या दूसरी भी चीज़ों में लोग जो बच्चे एस्पायर करते हैं, मेजॉरिटी का बैकग्राउंड जैसा होता है कि एक छोटे से रूरल एरिया से, एक छोटे से गांव से, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। और जैसे आपने बताया, मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी में जवान या सोल्जर या सिपाही भर्ती हुए थे, और काफ़ी वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने। 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया, 1965 की वॉर में पार्टिसिपेट किया। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने इतना अच्छा उनका करियर रहा। और शुरू में मैंने पढ़ाई भी गांव के स्कूल से ही शुरू की थी, और गांव में सारे काम भी करवाते थे साथ साथ में, जैसे कि भैंस को चराना है या भैंस को जोड़ में ले जाके पानी पिलाना है, खेती में काम करना है, तो वो सब काम किए। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में पापा के साथ चला गया। पापा दिल्ली में थे उस समय, तो दिल्ली केवी नंबर 1 है दिल्ली कैंट में, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन वो ज़मीन से हमेशा जुड़े रहे। जब भी छुट्टियाँ होती थी 2 महीने की, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, उसमें गांव आते थे, गांव में रहते थे, काम भी करते थे, खेत में भी काम करते थे। तो वो एक बहुत ही हम्बल सिंपल बैकग्राउंड से मैं हूँ। और पूरा क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। और उसके बाद बहुत सारा ऐसा भी हुआ कि आप जो चाहते हैं नहीं होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे, तो जो आर्मी में स्पेशली जो आर्मी जवान्स के बच्चे होते हैं, उनके उनके पेरेंट्स का ये सपना होता है कि आर्मी ऑफिसर उनका बच्चा किसी तरह बन जाए, क्योंकि वही देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर बहुत अच्छा करियर होता है, बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे को भी बहुत कोशिश की गई कि मैं आर्मी में चला जाऊँ। तो क्लास 5 के बाद जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है वो मेरे को दिलाया गया। फिर उसमें मेरा नहीं हुआ असफल, बिकॉज फेलियर बहुत होते हैं, हर एक के साथ ही होते हैं। उसके बाद क्लास 12th में एनडीए का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैं पास नहीं हुआ। तो बहुत डिसअपॉइंट हुए मेरे पापा। तो फिर मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैंने दिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बीटेक के लिए, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हमारे फेलियर्स होते हैं, लेकिन डेस्टिनी होती है। आप अगर अपना मेहनत करते रहें, काम करते रहें, तो आपका एक पाथ डिसाइडेड होता है। तो उसके बाद मैंने हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है, वहाँ से वेटनरी साइंस में डिग्री की, और उसके बाद में ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा। सिविल सर्विसेज से जो अगर मैं थोड़ा पास्ट टेंस में जाऊं, तो जो मैं याद कर सकता हूं, मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पढ़ी थी, और उन्होंने भी सिविल सर्विस अपने यूथ में दिया था। सो ये एक ऐसा करियर है जिसको हर कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग ही सपना देखते हैं। हायर क्लास के जो व्यक्ति हैं, हायर फैमिलीज के जो व्यक्ति हैं, वो भी ये सपना देखते हैं कि सिविल सर्विसेज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी यूथ इस एस्पिरेशंस को अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनका वो विल पावर या फैक्टर कहाँ पे होता है कि उनको उधर तक जाने की तमन्ना होती है? नहीं, देखिए, विल पावर मेरे को लगता है आपका बैकग्राउंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसको आपके सपने क्या हैं, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। एक तो बैकग्राउंड, खास करके जैसे जो हम्बल सिंपल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनमें एक फायर होता है कि कुछ करना है, अपने आप की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, अपनी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, एक अच्छा स्टेटस फैमिली को देना है। और दूसरा अंदर आग होती है कि सोसाइटी के लिए काम करना है। जो वो देखते हैं कि आसपास के जो लोग हैं इतने, उनको बहुत उनके लिए काम हो सकता है, बहुत उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, बहुत उनकी लाइफ में बदलाव किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों फैक्टर बच्चों को, यूथ को मोटिवेट करते हैं कि वो मेहनत करें, घंटों मेहनत करें, महीनों मेहनत करें, साल साल भर, कई साल मेहनत करें, और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हों। चाहे सिविल सर्विसेज है, एक मेजर अट्रैक्शन, आपको पता है कि 10 लाख लोग सिविल सर्विसेज देते हैं, और वो आग वहीं से आती है कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने फैमिली का पेडेस्ट्रल जो सोसाइटी में है उसको ऊंचा लेके जाना है, हमको सोसाइटी के लिए काम करना है। सो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो सभी बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं इस मेहनत के लिए। और ये माउंट यूपीएससी जो है, जिसकी चढ़ाई इतनी मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, तो उसको सफलता पाने के लिए उसमें वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो वहीं से आता है। अग्री। आपने माउंट यूपीएससी की बात जो की, हम आपकी किताब की तरफ अगर बढ़ें,
आपने अपनी किताब की जो प्रोलॉग है उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ने जब सी सैट एग्ज़ाम्स शुरू किए तो इसमें उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड कर दिए थे। सो हाउ डू यू सी दिस, मतलब इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ से क्या कोई फ़ायदा हुआ है या कोई चैलेंजेस और बड़े हैं? मेरे को लगता है कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स हुआ है, एक तरह से एडवांटेजियस भी हुआ है ज़्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे उस समय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होता था प्रीलिम्स में, और जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता था, और दोनों के बेस पे मेरिट बनती थी। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में कई बच्चों का एडवांटेज होता है, कोई सिंपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या सिंपल जिसमें हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उससे है, तो उनको बच्चों को एक फ़ायदा होता था। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मैं मानता हूँ थोड़ा नहीं था, सी सेट होने से और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म जो हो गया है उससे वो प्लेइंग फील्ड थोड़ा लेवलाइज्ड हुआ है। जो रूरल बच्चे हैं या जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड आया है। दूसरा, जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट का मार्क्स जुड़ते हैं। अगर आपने 33% मार्क्स ले लिए उसमें, दैट यू क्वालिफाई फॉर इट। सो इट्स वेरी सिंपल एग्ज़ाम। सो इट इज़ इन अ वे स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जो थोड़ा मैथ्स में बच्चे वीक होते हैं उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बट इंग्लिश मैथ्स मिला के ये सी सेट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए सी सेट पे तो आपके रास्ते का ऑब्स्टिकल नहीं है। अग्रीड। आपने इस किताब में कुल मिला के 7 व्यक्तियों के बारे में लिखा है और उन व्यक्तियों को आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत भी किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये 7 व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट करने तक कई सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा होगा, जानने की कोशिश की होगी। तो आपने पहले जब फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत की थी, रिसर्च की, तो कितने व्यक्ति थे और वहाँ से 7 तक कैसे आए? आई थिंक मैंने कम से कम 300-400 बच्चों का जो ब्रीफ पढ़ा था इस बुक के लिए, जो मेरे को 7 कहानियाँ सेलेक्ट करनी थी, तो उन सब का मैंने पढ़ा। उसमें मेरे कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ फ़िल्टर्स थे जिसके बेस पे ये 7 बच्चे सेलेक्ट हुए। सो एक मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया इसमें था कि ये बच्चे रिसेंट बैचेस के होने चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सैकड़ों हैं। अगर आप जाएंगे, कोई रिक्शा पुलर का बच्चा है, कोई कुली है जो पढ़ के सिविल सर्विसेज में IAS ऑफिसर बन गया, या और भी हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा क्राइटेरिया था कि जो रीसेंट बैचेस के 2021, 22, 23 बैच में जो सफल हुए हैं बच्चे, ताकि वो रीसेंट एग्जामिनेशन है, वो रीसेंट हीरोज़ हैं, उनको लिया जाए। दूसरा, एक जोग्राफिकल स्प्रेड होना चाहिए कि हर एरिया के बच्चों को मोटिवेट करना है, हर एरिया के बच्चों के लिए एक हीरो हीरोइन ढूंढना है। तो मैंने कश्मीर से भी लिया, मैंने केरला से भी लिया, मैंने यूपी से भी लिया, बिहार से भी लिया। तो इस तरह से एक जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देने की कोशिश की। तीसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए कि ऑप्शनल अलग है तो हर एक को उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी एक गाइड का काम करे बच्चों के लिए, कोई ना कोई एक हीरो हो जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट उनसे मिलता जुलता हो। तो ये सब क्राइटेरिया थे। फिर लड़कियां भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियों के लिए बहुत मोटिवेशन ज़रूरी है। एक ऐसी लड़की भी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल यंग नहीं है, जिसने बहुत सारी जिम्मेदारियां जिसके सिर पे हैं, जो शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, फिर भी वो मोटिवेट करे बच्चों को, फिर भी वो सक्सेसफुल हुई। तो वो ऐसी लाखों महिलाओं को मोटिवेट करे कि शादी से करियर ख़त्म नहीं होता है। शादी के जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद अगर आपको सपना आपने देखा है, उसको सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आई कम्प्लीटली अग्री। मैं भी उसी सवाल पे आने वाला था कि आपकी किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मिस मीनू जी का। वो ऑलरेडी एक ऐसी बेटी थी जो काफ़ी यंग एज में अपने पिताजी को गंवा चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपने पिताजी का जॉब स्वीकार करके। साइड बाय साइड वो शादी हो चुकी थी उनके 2 बच्चे थे। इतने सारे चीज़ों के होते हुए भी उनके अंदर वो जज्बा कहाँ से आया कि नहीं, मैं ये क्रैक कर सकती हूँ? उसमें देखिए, एक तो सपना अंदर छुपा होता है आपके अंदर ना, वो ठीक है सीड होता है लेकिन जर्मिनेट नहीं होता कई बार। जैसे बीज होता है, आप जब तक उसको सही इन्वायरमेंट नहीं देंगे, जब तक उसमें पानी नहीं सींचेंगे नहीं, जब तक उसको वो मौसम नहीं आएगा मैं कहूँगा, तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों में ना एक ज़रूर एक बीज होता है, वो अंकुरित नहीं हो रखा होता है।
तो मीनू पीएम के भी दिमाग में ये बीज था, और अगर आप पढ़ेंगे स्टोरी को तो आपको पता चलेगा कि उसने एक अटेम्प्ट दिया था जब वो ग्रेजुएशन ख़त्म की थी, जब उसका पे जिम्मेदारियां इतनी नहीं आई थी, लेकिन बहुत सीरियस वाला अटेम्प्ट नहीं था। उसके बाद उसने, क्योंकि शादी हो गई, उसके पिता की डेथ हो गई थी जल्दी, उस पर सामाजिक बहुत प्रेशर था, बहुत लोग उसको ताने मारते थे कि आपके कारण आपके पिताजी की डेथ हुई, तो इस सब के प्रेशर में शादी जल्दी हो गई। शादी होने के बाद ऑब्वियसली आज हमारे समाज में होता है कि जल्दी से फैमिली होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, तो जो इन लॉज का प्रेशर था वो फिर उस समय भी तैयारी करना चाहती थी। अच्छा। वो अपने हस्बैंड के साथ एक कोचिंग सेंटर भी गई कि मैं तैयारी करती हूँ, लेकिन उसकी मदर इन लॉ उसके पीछे थी कि नहीं नहीं जल्दी बच्चा होना चाहिए, फैमिली सेटल होनी चाहिए, तो बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। तो उस बच्चे की जिम्मेदारी में, उस घर के को रखने की जिम्मेदारी में, अपने इन लॉज को खुश रखने की जिम्मेदारी में, और अपने जॉब की जिम्मेदारी में उसका वो सपना दब गया। तो उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे, क्योंकि उसके फादर पुलिस में कांस्टेबल थे और उनकी डेथ हो गई थी इन सर्विस, तो उसको जूनियर क्लर्क की नौकरी मिली पुलिस हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट मैं जिसकी बात कर रहा था, जो आपके बीज को अंकुरित करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ पे उसने काम अच्छा किया, अच्छे नोट्स बनाए, अच्छा एनालिसिस करती थी। तो फिर उसके जो बॉसेस थे, जो आईपीएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसके टैलेंट को देख के उसको बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो सिविल सर्विस। फिर उसने अपने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, अपना एक कज़न था उसका, उससे बात की, उसने भी बहुत इनक्रेज किया। तो वो एक एनवायरनमेंट बन गया, और उस एनवायरनमेंट में फिर उसके इन लॉज ने भी उसका साथ दिया जब उन्होंने उसको समझाया अपने सास ससुर को कि नहीं मेरे को ये करना है। उसके हस्बैंड ने और उसको बताया कि बहुत अच्छा ये काम करती है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसका सपना है एक आईएएस ऑफिसर बनने का। तो वो राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट 5-6 साल बाद उसका शादी के, जब उसका बच्चा भी 3 साल का था तब बन गया, और उसके बाद उसने अच्छी मेहनत की, फेल भी हुई लेकिन अल्टीमेटली पास हुई। आई गेस एक और चीज़ जो मैंने सुनी है आपके कुछ पहले के इंटरव्यूज़ में से, वो ये थी कि उनको एक आईएएस ऑफिसर मिले थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि वो काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हैं। आईपीएस ऑफिसर, करेक्ट। हाँ हाँ, यस। वो पुलिस हेडक्वार्टर में, जैसे मैंने बताया कि वो जी। पुलिस हेडक्वार्टर में जब काम करती थी तो बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के साथ काम करना होता था। तो उनमें से एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने उसका काम देखा, उसके काम को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उसके एनालिसिस को देख के, डेटा का उसने जो प्रेजेंटेशन किया था उसको देख के वो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा उसको कि तुम तैयारी करो, मैं तुमको छुट्टी दे दूंगा तैयारी करने के लिए, तुम में ये टैलेंट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जो उसका शुरुआत हुई, सपने को पूरा करने की शुरुआत, पहला कदम मैं कहूँगा, पहला जो पुश मिला वो उन आईपीएस ऑफिसर ने ही दिया, और उन्होंने उसको बाद में भी गाइड किया। अगर आप पढ़ेंगे तो जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तो उन्होंने, मिन्नू ने उन आईपीएस ऑफिसर को फ़ोन करके पूछा कि सर मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे को गाइड करो, मैं क्या करूँ, कैसे इंटरव्यू दूँ। तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम मेरे से बात करती हो, जैसे तुम सीनियर आईपीएस ऑफिसर से औरों से बात करती हो ऑफिस में, वैसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना, तो तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। जो सामने इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी हम जैसे ही लोग हैं, तो उसमें बिल्कुल आपको सहज रहना है, नॉर्मल रहना है, और एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में बात करनी है। इससे आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि आपने जो इस किताब में माउंट यूपीएससी लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक माउंट यूपीएससी नहीं है बल्कि 7 माउंट यूपीएससीज हैं, और 7 माउंटेनियर्स हैं जो अपने अपने माउंट यूपीएससीज के बारे में इसमें बता रहे हैं आपके माध्यम से। आगे बढ़ते हुए जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारे अगले ऑफिसर जिनका नाम है मिस्टर सत्यम गांधी। तो उनकी जो स्टोरी है वो इतनी यूनिक है कि वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो पहले तो आईआईटी जेईई ट्राई कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी में भी ट्राई किया, वहाँ पे भी शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनके पिताजी उनको फिर भी सपोर्ट कर रहे थे। मतलब मुझे ये बात सुन के बहुत ताजुब लगा कि उनके पिताजी 36% इंटरेस्ट रेट से लोन ले रहे थे मार्केट से, जस्ट सो दैट कि उनका बेटा जो चाहता है वो करियर आगे चुन पाए और वहाँ तक वो मुकाम तक जा पाए। सो उनकी स्टोरी आप मुझे हमें बताइए। उसमें देखिए, एक मैं ये मानता हूँ कि जो यूपीएससी की चढ़ाई है, या ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, ये एक पूरी फैमिली का मिशन है।
तो इसमें बच्चा अकेला नहीं होता, क्योंकि पूरी फैमिली का सपना होता है, पूरी फैमिली के रिसोर्सेज लगते हैं, पूरी फैमिली का एफर्ट लगता है। और हमारे यहाँ पे लाखों ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सारा ये सपोर्ट देते हैं, अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के, अपने सारे उधार लेके, लोन लेके, हाई इंटरेस्ट पे लोन लेके भी करते हैं। तो सत्यम गांधी की ऐसी कहानी है, जो बिहार के एक छोटे से गांव से है, और एक उसके फादर भी एक असिस्टेंट की नौकरी करते हैं, तो बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब वो दिल्ली उसको भेजते हैं, तो क्योंकि पैसा नहीं था, तो एक जो बुटुक देव, आपने सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा मेरी में, बुटुक देव एक लोकल मनी लेंडर है, जो कि 24% या 36% इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है। और ऐसे बहुत सारे मनी लेंडर आपको रूरल एरिया में मिल जाएंगे जो इस तरह से शोषण करते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं, अपने बच्चे को दिल्ली भेजते हैं, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, उसका खर्चा देते हैं कि वो कोचिंग ले पाए, वो उसका रह पाए वहाँ पे। लेकिन सत्यम गांधी वैसा बच्चा नहीं है जो नॉन सीरियस कई बच्चे होते हैं, आके बस अपना दिल्ली में घुल मिल गए, काम नहीं किया। सत्यम गांधी बहुत सिंसियर बच्चा है। उसके दिमाग में हर समय ये चलता रहता है कि उसके फादर ने इतनी मुश्किल से इतने हाई इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है, उनको वो बहुत दिन तक नहीं उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है जिसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उस बच्चे को कंटिन्यूस रहता है, और वही चीज़ उसको मोटिवेट करती है कि मैं जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट दूं, जल्दी से जल्दी आईएएस ऑफिसर बनूं। तो वो जो हरी थी, उसमें वो क्या करता है कि सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू करता है, और थर्ड ईयर कॉलेज में पहुंचते ही वो बिल्कुल उसमें डूब जाता है अपनी पढ़ाई में। सब कुछ छोड़ देता है, सोशल मीडिया छोड़ देता है, इंटरनेट छोड़ देता है, दोस्त छोड़ देता है, फैमिली छोड़ देता है, और एक रूम में जो 5 बाय 10 का कमरा है, 5 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, जिसमें केवल एक बेड आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है, उस कमरे में रह के पूरा साल वो लगातार 14 घंटे पढ़ता है बच्चा। और उसमें ये होता है कि खाने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सदा चलता रहता है कि एक भी पैसा खर्च करूँगा तो पिताजी को लोन लेना है। तो वो अपना टिफ़िन जो सर्विस होती है, वो भी हाफ़ टिफ़िन सर्विस लेता है। मैंने भी पहली बार सुना कि कोई हाफ़ टिफ़िन सर्विस होती है। तो आधा टिफ़िन खाता है, वज़न 12 किलो कम हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास है कि पापा बहुत मुश्किल से पैसा भेज पा रहे हैं और समय नहीं है। तो इसी में अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपना जो डेली लगा रहना है, डेली शाम को हिसाब रखना है कि मैंने आज पूरा समय बर्बाद तो नहीं किया, क्या मैंने 2 मिनट भी कहीं ख़राब किए, क्या मैं और इसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, उसमें लगता है। और टारगेट के हिसाब से पढ़ता है कि मैं आज इतना ख़त्म करना है तो मेरे को करना है, मेरे को इस तारीख तक पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है तो करना ही है, रात दिन एक करके। तो वो जो सपने को पाने का होता है जुनून, मैं कहूँगा, उस जुनून से और एक जिम्मेदारी के एहसास से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 10th रैंक लेके आता है। वो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में और भी बच्चे पास होते हैं, लेकिन कॉलेज से निकलते ही जस्ट इमिडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, वो भी इतने हाई रैंक में। आई एग्री। और वो भी आई गेस पूरी तरह सेल्फ स्टडी से ही किया उन्होंने। हाँ, पूरी तरह सेल्फ स्टडी से ही है लार्जली। थोड़ा बहुत उसने कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन जल्दी उसको एहसास हुआ कि वहाँ समय ज़्यादा ख़राब होता है और उससे अच्छा तो वो सेल्फ स्टडी में पढ़ सकता है। तो ये भी एक लेसन है बच्चों के लिए कि सेल्फ स्टडी से ही आप क्रैक कर सकते हैं। आपको आजकल बहुत गाइडेंस मिलती है, इंटरनेट पे भी है, आपके मेंटर्स भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत लोग हेल्प करते हैं, या आप मेरी बुक पढ़ के भी गाइडेंस ले सकते हैं। सो सेल्फ स्टडी के बेस पे आप ये पहाड़ चढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आपने जो एक बात की कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सेक्लूड कर लिया था। आप खुद ये एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और आप कई ऐसे एस्पिरेंट्स से मिलते रहते होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। मुझे ये बताइए कि अपने आप को इस लेवल तक सेक्लूड करना किस हद तक सही है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि देखो, एक मिडल पाथ रखना चाहिए। टोटल सेक्लूजन तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये बड़ा टफ एग्ज़ाम है। दूसरा, लंबा प्रोसेस है तैयारी करने का। तो आप टोटली सेक्लूड कर लेंगे तो जो आपके लोज आएंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस इरोड होगा, जो आप ख़राब फील करेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उस समय आपसे बात करने के लिए भी कोई होना चाहिए। बिल्कुल।
तो इसलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि एक या दो दोस्त होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक दोस्त के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक या दो हैं जो आपकी तरह के हैं, जो आपको एनकरेज करने वाले हैं, जो आपकी टांग खींचने वाले दोस्त नहीं चाहिए, जो आपका समय ख़राब करने वाले दोस्त नहीं चाहिए, लेकिन आपके बुरे समय में आपका साथ देने वाले दोस्त चाहिए। तो ऐसे एक या दो दोस्त होने चाहिए और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सोशल मीडिया है, उससे आपको बिल्कुल टोटल से नो टू सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं करना है जब आप तैयारी कर रहे हैं। उस समय में जब आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं 6-7 महीने प्रीलिम्स से पहले या 6-7 महीने मेंस से पहले। और एक और बात जो मुझे याद है आपने कही हुई इससे पहले कि आप खुद जब अपने समय में प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा एक समय आया था कि रिजल्ट आने वाला है और आप अगला एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो डिलेमा होता है कई बार, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? ये देखिए बहुत बड़ा डिलेमा होता है, खास करके जिन लोगों का मेंस क्लियर हो जाता है और जो इंटरव्यू में जा रहे होते हैं उनके पास साथ में बहुत बड़ा डिलेमा है। ये वसीम अहमद भट्ट की स्टोरी में भी मैंने लिखा है कि वो इंटरव्यू की तैयारी करें या अगले प्रीलिम की तैयारी करें, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपका इंटरव्यू आ गया है तो आप सेलेक्ट ही हो जाएंगे, और ये भी आप इग्नोर भी नहीं कर सकते इंटरव्यू को। तो मेरे को लगता है कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समय आपको प्रीलिम्स की तैयारी में भी लगाना चाहिए, चाहे वो टोटल का 25% ही हो। एक बांटना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि 75 फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड 25% फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। सेकंड, जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया उसके तुरंत बाद आपको तेज़ी से उसमें लगना पड़ेगा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। उस समय आपको एंग्जाइटी में नहीं रहना है कि मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा क्या होगा, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि मेरा तो इंटरव्यू आ गया, मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद और अगले प्रीलिम के बीच में 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर आप फेल हो गए तो यूपीएससी आपको रोने का भी मौका नहीं देता, क्योंकि तुरंत दूसरा एग्ज़ाम देना है आपको अगर तो इसलिए एक बैलेंस स्टडी होना चाहिए, और आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना एंग्जाइटी में रहना है कि मेरा इंटरव्यू आ गया अब रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। अग्रीड। आपने जो रोने की बात कही उस टॉपिक पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे, मिस्टर भरत सिंह, जिनको शायद आप खुद उनके बचपन से जानते थे। जी, और आपने उनको काफ़ी छोटी उम्र में देखा भी था, क्योंकि जी। उनकी माताजी आपके साथ काम करते थे, और उनके साथ एक बहुत अनहोनी हुई पूरी फैमिली के साथ कि उनको उनके जो क्वार्टर्स होते थे उसमें से किसी कारण से निकाल दिया था। पर उनकी जो माताजी की विल पावर थी कि नहीं मैं वापस आऊँगी, मेरे बच्चे कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ तक के सफ़र पूरा तय किया। तो वो स्टोरी क्या थी? भरत की, देखो भरत को ये याद नहीं होगा शायद, भरत बहुत छोटा था जब ये इंसिडेंट हुआ कि वो एक आईएएस ऑफिसर के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी फैमिली। अच्छा। और उसकी मदर जो है वो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी उनमें। तो जब उन आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया, घर खाली हो गया, तो रूल ये है कि जब घर खाली है तो सर्वेंट क्वार्टर भी खाली करने पड़ेंगे। ओके। तो इसलिए ज़बरदस्ती उनको, ठंड थी उस समय, बहुत वो था, भयंकर ठंड थी दिल्ली में, जनवरी का महीना था, उस समय उनको बोला गया कि घर से निकल जाइए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की कि रहने दो हमको, दूसरे ऑफिसर आने ही वाले हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको ज़बरदस्ती पुलिस बुला के घर खाली करा दिया गया। ओके। तो उस समय भरत की मम्मी जब जा रही थी अपने बच्चों को लेके अपने भाई के घर किसी तरह रहने के लिए, तो उनके मन से ये उठा था कि एक दिन मेरे बच्चे ऑफिसर बनेंगे और मैं बंगलों में रहूँगी, सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहूँगी। और वो चीज़ उसके बच्चों ने पूरी करके दिखाई। मैं मानता हूँ कि भरत और उसकी जो बहन है, बहन भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी पीएचडी की है और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो दोनों ही बच्चों ने अपनी माँ की विश को पूरा किया। लेकिन भरत ऐसा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल माहौल में रहा। उसके बाद वो एक और ऑफिसर के सर्वेंट क्वार्टर में आ गए और वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर में रहे। उसके बाद किसी और के में चले गए और 6-7 साल हमारे साथ भी रहे। इसमें उसको मैंने बचपन से देखा है, बहुत सिंसियर बच्चा था, तब से बहुत अच्छा था। और उसके पेरेंट्स का बहुत हाथ है, जो जिनके दिमाग में वो टारगेट क्लियर था कि बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चे का सपोर्ट करना है, उसको कुछ अचीव कराना है। तो इसलिए भरत ने
फॉर्चुनेटली एक अच्छे स्कूल में बाद में उसका एडमिशन हुआ, क्योंकि उसके फादर संस्कृति स्कूल है दिल्ली में, उसमें पियोन हैं, अभी भी पियोन हैं। अच्छा। तो वो उसमें क्योंकि काम करते थे, तो भरत को भी एक मौका मिला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के साथ कि वो संस्कृति स्कूल में एडमिशन मिले उसको, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास हुआ, संस्कृति स्कूल चला गया। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है जब सरकारी स्कूल से एक लोअर इनकम ग्रुप के बच्चा सरकारी स्कूल से ऐसे इलीट क्लास स्कूल में जाता है, जहाँ पे कि मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ सीनियर ऑफिसर्स के बच्चे हैं, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं। तो एक वो क्लास डिवाइड शुरू में उसने फील किया। ओके। वो क्लास डिवाइड भी फील किया प्लस लैंग्वेज डिवाइड, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में होता था और यहाँ पे सरकारी स्कूल में सब हिंदी में पढ़ाया जाता था। तो जो बच्चा भरत जो टॉपर था अपने क्लास में एक सरकारी स्कूल में, वहाँ जाके फेल होने लग गया। वहाँ जाके बच्चों उसका मजाक उड़ाने लग गए, उसके कपड़ों का, उसके जो लुक्स का, उसको जो उसकी मम्मी तेल सरसों का तेल लगा के भेजती थी या काजल लगा के भेजती थी, उन चीज़ों का। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा लेसन है कि उसके साथ में 6-7 बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के गए थे संस्कृति स्कूल, लेकिन केवल भरत डटा रहा, बाकी बच्चे एक एक करके ड्रॉप आउट हो गए। तो उसमें बड़ा हिम्मत है उस छोटे बच्चे की, जो क्लास 6, 7, 8 में उस समय था, कि इतने, मैं कहूँगा इतने सारे हरासमेंट के बाद, इतने सारे क्लास डिवाइड के बाद, इतने बड़े लैंग्वेज इश्यूज़ के बावजूद वो बच्चा डटा रहा और उसने वहाँ से क्लास 12 पास की। मोटिवेट हुआ वहाँ से, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स जो धीरे धीरे दोस्त बन गए, तो बाकी फ्रेंड्स के बच्चों के बाकी फ्रेंड्स के पापा बहुत, या मदर या फादर बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे। तो तब उसने सोचा कि मैं अपनी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन केवल सिविल सर्विस में जाके कर सकता हूँ। मैं अपना जो एक अच्छा सोशल में स्टेटस सोसाइटी में बढ़ा सकता हूँ एक जाके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देके। तो उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की, फिर टाटा मोटर्स में जॉब की, फिर जॉब छोड़ के फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। उसका एक अपना एक स्ट्रगल है उसके दौरान भी, फेलियर्स का, पास का, अप्स एंड डाउन्स का। तो आप जैसे ईसीजी देखते हैं ना हार्ट का, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वैसा ही है, सांप सीढ़ी की तरह है। एक बार आप ऊपर गए, सांप ने काटा, नीचे आए, फिर आप ऊपर गए, तो बहुत टफ एग्ज़ाम है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि आपके बुक में आपने लिखा है कि भरत जी जो हैं उन्होंने टाटा मोटर्स ज्वाइन किया, उसको छोड़ दिया, फिर कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने छुट्टी मांगी, नहीं मिली, इसलिए फिर से उन्होंने छोड़ दिया। मैं ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है यूथ में ना एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है, हमको पता है कि अब हमारी लाइफ यहाँ से आगे सेटल्ड है, पेंशन मिलने वाली है, तो वो कॉम्प्लेसेंट नहीं रहे, और शायद इसीलिए आज उनका नाम इस किताब में है। यस यस। नहीं, भरत का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, मैं कहूँगा। उसने हमारा, आपने सही कहा कि एक सक्सेस मिल जाती है तो बच्चे कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि अब हो गया, काफ़ी हो गया, लेकिन उसका टारगेट क्लियर था। तो टाटा मोटर्स में गया, टाटा मोटर्स में जॉब की। वो एक बहुत बड़ा जंप था उसके लिए, एक ऐसे बैकग्राउंड से आना, एक सर्वेंट क्वार्टर से आके टाटा मोटर्स में मैनेजर की नौकरी मिलना एक बहुत बड़ा लीप है। और बहुत बच्चे उस जैसे होंगे जो वहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अरे मैंने तो अचीव कर लिया है जी, मैंने सब कुछ कर लिया है। दूसरा भरत दिखाता है कि रिस्क टेकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। तो टाटा मोटर्स में काम करते हुए उसने सिविल सर्विसेज दिया, नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम दे के आया तो पापा ने पूछा कैसा हुआ, तो बोला पापा हुआ नहीं, इस बार तो नहीं होगा, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और पूरा टाइम यही तैयारी करता हूँ तो मेरा हो सकता है। तो उस समय देखिए कि इतना नई नई उनको बच्चों को स्टेटस मिला था, फैमिली को नई नई इनकम आनी शुरू हुई थी। उस स्टेज पे उसके फादर ने कहा हाँ बेटा तू नौकरी छोड़ दे, तू इसी में कर, अगर तू कॉन्फिडेंट है कि तू कर सकता है, अगर तेरा ये सपना है कि तेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है तो तू जॉब छोड़ दे, कोई बात नहीं है। तो इतना बड़ा रिस्क लेके उसने जॉब छोड़ी, और जॉब छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि उसके बाद 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ। माय गॉड। कभी प्रीलिम हुआ, मेंस हुआ तो इंटरव्यू में रह गया, कभी प्रीलिम के बाद मेंस ही नहीं हुआ। तो बहुत लो स्टेज में बच्चा आ गया था, बहुत डाउन था। तो आपके सही कैरेक्टर की पहचान होती है ऐसी ही एडवर्स सिचुएशन में। तो फिर उसने एक बैकअप ऑप्शन में सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का। उसने कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया, और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो गया, नौकरी मिल गई, वापस से पक्की अच्छी सरकारी ऑफिसर की नौकरी मिल गई।
लेकिन उस समय उसका मेंस भी आने वाला था। तो उसने कहा कि मेरे को छुट्टी दे दो कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग से, थोड़ा ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंड कर दो ताकि मैं 15-20 दिन में मेंस एग्ज़ाम ख़त्म करके आता हूँ। पर कोस्ट गार्ड के रूल्स में था कि छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो एक और बहुत बड़ा डिसीजन, एक और बहुत रिस्की डिसीजन कि जहाँ सिलेक्शन हो रखा है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया है, उसने बोला कि नहीं, मैं ये नौकरी नहीं करूँगा अगर मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है तो। मैं सिविल सर्विसेज का मेंस प्रेफर करूँगा देना, जहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं थी उस समय। मेंस में फेल भी हो सकता था, इंटरव्यू में फेल हो सकता था, सिलेक्शन नहीं भी हो सकता था, पर फिर भी उसने वो नौकरी छोड़ दी कोस्ट गार्ड की। तो जहाँ आपका सपना सही है, जहाँ आप मेहनत कर रहे हो, जहाँ आप फेल्योर से नहीं डर रहे हो, फेल्योर के बावजूद आपका जुनून बना हुआ है, तो आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचेंगे। नहीं तो आप कहीं मिडल में सेटल हो जाएंगे, जहां बहुत सारे बच्चे सेटल हो जाते हैं कि एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एवरेस्ट चढ़ना उन्हीं के बस की है जो रिस्क लेते हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, जो अपने सपने को बिल्कुल टारगेट को भूलते नहीं हैं। आई एग्री। मुझे इसमें से जो समझ में आ रहा है वो ये भी है कि कई बार आपकी ज़िंदगी में आपके ऐसे मुकाम आएंगे जहाँ पे आप मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन पे खड़े होंगे। यस। और वही आपकी लाइफ में आपका कैरेक्टर डिफाइन करेगा और आगे आपकी लाइफ कहाँ तक जाएगी ये भी डिफाइन करेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अग्रीड। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारे अगले माउंटेनियर हैं, जिनका चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था, और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं जब अपने टीनेज में था तो मैंने एक और किताब पढ़ी थी जो मराठी किताब है, उसका नाम है कार्यरत। कार्यरत किताब जो है वो ऐसे ही 7 व्यक्तियों के ऊपर लिखी गई है। उसमें भी 7 चैप्टर्स हैं। जो कार्यरत का मतलब होता है जो हमेशा कार्य में अपने जुटे हैं। यस। ठीक है। और उसके जो लेखक है डॉक्टर अनिल अवसाट, अभी वो हयात नहीं है इस दुनिया में, बट उन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से ऐसे ही व्यक्तियों को प्रस्तुत किया है। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर फ्यूचर में वापस कोई ऐसा बुक लिखना चाहे तो वो कैसा होगा। एंड इट इज़ राइट नेक्स्ट टू यू एंड आई थैंक यू फॉर दैट। तो अगला जो चैप्टर है, जैसा मैंने कहा, मेरा बहुत इंस्पिरेशनल चैप्टर था मेरे लिए, और ये था मिस अंजलि शर्मा जी का। उनका जो लाइफ है टिल 10th स्टैंडर्ड एक आम बच्चे की तरह था। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर उनको कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस उनके सामने आई जिनकी वजह से उनकी आंखों की दृष्टि चली गई, जो कि बहुत अनहोनी चीज़ है। मतलब मुझे याद है आपने पहले भी कुछ जगह पे कहा है कि अगर आप बाय बर्थ नहीं देख पा रहे हैं तो एक अलग नज़रिया होता है अपने आप को देखने का, बट अगर आप एक उम्र तक, और वो भी समझदार होने वाली उम्र तक आप देख पा रहे हैं, और अचानक कल से आपको नहीं देखने का मौका मिलता है, तो वो एक बहुत झंझोड़ देने वाला एहसास होता है। इस सब को मात करके उन्होंने वो शिखर हासिल किया है जो आपने माउंट यूपीएससी में लिखा है। तो प्लीज़ एक बार वो बताइए। हाँ, देखिए, आप इमेजिन करिए कि आप अचानक आपकी आँख के आगे काले रंग की पट्टी बांध देते हैं ज़ोर से, और आपको कहते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ जियो, आगे अब आपके साथ यही रहने वाला है, आपके आँखों के सामने मोटी काली पट्टी लगी रहने वाली है। तो ये बहुत बड़ा झटका, में ट्रेजेडी है, मतलब एक तरह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो अंजलि शर्मा के साथ हुई, जो नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल हम्बल एक बैकग्राउंड से है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है सिक्किम में, और अचानक बीमार होती है, कई दिनों का सिर के दर्द के बाद बहुत भयंकर बीमार होती है, और आंखों की रोशनी चली जाती है। तो किसी को विश्वास नहीं होता, ना उसको खुद को होता है, ना उसके पेरेंट्स को होता है। तो जब उसको होश आता है, उसके बाद वो कहती है कि पापा अंधेरा है कमरे में, लाइट जलाओ। वो हॉस्पिटल में होती है और कहती है लाइट जलाओ, अंधेरा है। तो पापा कहते हैं कि अरे लाइट है बेटा, दिन के 2 बजे हैं अभी, तो तुम देखो ठीक से। तो फिर कहती है कि नहीं पापा मजाक मत करो, लाइट जलाओ, अगर लाइट चली गई है तो मेरा फ़ोन का टॉर्च ऑन कर दो। तो मतलब वो एक ऐसी स्टेज है जब पेरेंट्स बिल्कुल शॉक में हो जाते हैं कि बच्ची को कुछ नहीं दिख रहा है, और जब उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है 1-2 दिन बाद कि ये तो ख़त्म है आँखों की रोशनी, तो कोई भी टूटेगा, कोई भी सोचेगा कि लाइफ ख़त्म है। करियर तो सोचना ही अलग बात है, नॉर्मल डे टू डे काम करना ही बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। लेकिन अंजलि शर्मा ने थोड़े दिन ऐसा हुआ उसके साथ, पर उसने शुरू से डे 1 से ये कोशिश की कि मैं अपना काम खुद करूँगी। बेड से उतरना ही मुश्किल था, कितनी बार गिरी, कितनी बार टकराई, कितनी बार सिर लगा, कितनी बार चोट लगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही बच्ची ने। उसने पहले अपने काम खुद करने शुरू किए, फिर उसने जिद की कि मेरे को स्कूल में जाना है, मेरे को पढ़ाई वापस शुरू करनी है।
हिम्मत नहीं हुई थी पेरेंट्स की, और उसके रिलेटिव्स ने भी बहुत उनको मना किया कि ये कैसे बच्ची स्कूल जाएगी, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, अकेले स्कूल में जा रही है, नहीं भेजो। लेकिन फैमिली ने साथ दिया, वापस से स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल की पढ़ाई पूरी की। कैसे की, पढ़ तो सकती नहीं है, बोर्ड पे क्या लिखा है नहीं पता है, लेकिन सुन सकती है। तो उसने उसी को अपनी ताकत बनाया, और सुन सुन के क्लास में सुनती थी टीचर से, घर आके पेरेंट्स से लेसन सुनती थी, भाई बहन से लेसन सुनती थी। तो इसी तरह से सुन के क्लास 12th किया, टॉप किया स्कूल में। वाओ। तो देखिए, अवार्ड भी मिला भारत सरकार से, एचआरडी मिनिस्ट्री से, कि ऐसी कंडीशन में उसने स्कूल में टॉप किया। फिर उसने कहा कि मेरे को रेगुलर कॉलेज ही जाना है। और आप सिक्किम देखिए, ऊपर नीचे, स्कूल में तो स्कूल बस जाती है, स्कूल बस वापस छोड़ देती है, कॉलेज में तो सब अपना अलग अलग उससे जाते हैं। जी। तो वहाँ पे उसको बहुत डिसवेड किया जब एडमिशन के लिए गई कि तुम नहीं, यहाँ तो डेली आना पड़ेगा, तुम कैसे कर पाओगी। फिर भी उसने अपना उस पर अड़ी रही कि नहीं, मेरे को तो रेगुलर पढ़ाई करनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं करना है। अगेन वही सिलसिला चला कि सुन सुन के पढ़ाई करनी है और स्क्राइब की मदद से लिखना है। जी। तो लेकिन फिर उसको लगा कि मेरे को आगे करियर बनाना है। उसको टीचर ने, उसका जब उसने स्कूल में टॉप किया था तो एक टीचर ने बोला था कि तुम एक दिन आईएएस ऑफिसर बनोगी। तो वो मैं जो कह रहा था शुरू में कि एक बीज डल जाता है, चाहे खुद से चाहे किसी के कहने पे, तो वो बीज उसके दिमाग में क्लास 12th से चल रहा था कि ये टीचर ने बोला मेरे को ये क्या होता है, मैं पता करती हूँ। तो फिर एक उसको ग्रेजुएशन के दौरान एक फ़ोन, स्मार्टफोन उसके पापा ने दे दिया, क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस वगैरह, कोर्स मटेरियल आता था। तो फिर उसने यूट्यूब की हेल्प से पूरा जाना, सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या है, सुन सुन के जाना कि क्या सिलेबस होता है और क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं। और फिर उसने ये रिज़ॉल्व किया कि नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज देना है, मेरे को ऑफिसर बनना है, मेरे को इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसने 2 टारगेट रखे थे। पहला टारगेट था बिहार सिविल सर्विसेज और दूसरा था आईएएस। जी। तो बिहार सिविल सर्विसेज, क्योंकि उसको लगा कि थोड़ा शायद आसान होगा कंपैरेटिवली, तो बिहार सिविल सर्विसेज भी दिया। उसमें उसको मेजर चैलेंज 2 आते थे, एक तो है पढ़े कैसे और दूसरा है कि लिखे कैसे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जहां आप पढ़ भी नहीं सकते, आप लिख भी नहीं सकते, इतना बड़ा एग्ज़ाम उस लड़की ने क्रैक किया अपने रिजॉल्व पे, अपनी डिटर्मिनेशन पे, अपनी मेहनत पे। तो स्क्राइब की मदद से लिखती थी एग्ज़ाम। और कई बार ऐसा हुआ कि स्क्राइब को कुछ नहीं आता था, ऐसे स्क्राइब मिले उसको जिनको क्वेश्चन तक पढ़ना नहीं आता था, पर फिर भी उसने हिम्मत की। एक बार फेल हुई, अपने कारण नहीं, स्क्राइब के कारण फेल हुई, फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर सोचा कि कैसे करें, तो दिल्ली सेंटर भरा, वहाँ थोड़े बेटर स्क्राइब्स मिलते थे, तो वहाँ स्क्राइब की मदद से लिखा और अपनी कैटेगरी में टॉप किया और आईएएस ऑफिसर बनी। तो ये बहुत बड़ा लेसन है उन बच्चों के लिए जिनको कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से इस तरह का हैंडीकैप हो जाता है, चाहे विजुअल है, चाहे हियरिंग है, चाहे दूसरा है, और वो अपना सारा सपना गुम कर देते हैं, सब सपने भूल जाते हैं। लेकिन वो सपने भूलने नहीं हैं, उसको पार पाना है, उस डिफ़िकल्टी को, उस जो डिसेबिलिटी को, उस जो आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ के ऑब्स्टिकल आ गए हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं आपको मेरे एक पुराने पॉडकास्ट की जानकारी देना चाहूँगा। हमारे पास एक अतिथि आए थे, उनका नाम है डॉक्टर शमीन शेरे। ओके, वो महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी करके एक जगह है, वहाँ पे वो स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में हम आपको, मतलब बच्चों को ये नहीं सिखाते कि कैंडल कैसे बनाना है, हम कोशिश करते हैं उनको उस लेवल तक का अपस्किलिंग करें, ठीक है, स्किल्स प्रदान करें कि वो आगे चल के खुद का एक कंपनी सेटअप कर पाएँ। सो उनका एक स्टूडेंट है जिसने रत्नागिरी स्टेशन पे, आप जब भी कभी समय निकाल पे जहाँ पाएँ, वहाँ पे उस स्टेशन पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग करते हैं, वो पूरा उस व्यक्ति ने अकेले ने किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अकेले को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सो इमेजिन। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से और अंजलि जी के इस पर्टिकुलर चैप्टर के माध्यम से पूरे देश में जितने भी लोग अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास आसपास जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको प्लीज़ विचारों की नज़र से मत देखिए। उनके पास हमसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं जिनको हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगले माउंटेनियर की तरफ बढ़ते हुए, एक ऐसा माउंटेनियर है हमारे जो एक
हॉस्टाइल काइंड ऑफ स्टेट से आते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल करके कुछ गलत कह रहा हूँ नहीं, तो। स्टेट हॉस्टाइल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हॉस्टाइल हो जी सकते हाँ, हैं। कुछ लोग हॉस्टाइल ज़रूर है वहाँ पे। तो और ऐसे बैकग्राउंड में क्या होता है कि शायद आप उतने कंसंट्रेशन के साथ अपना अभ्यासक्रम नहीं चला पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती रहती हैं। सेकेंडली, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, उनका जब चैप्टर्स मैंने शुरुआत की थी तो मुझे कहीं तो वो MS धोनी की जो स्टोरी है वैसे प्रतीत हुआ, क्योंकि वो कभी बनना ही नहीं चाहते थे। मुझे विकेट कीपर बनना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और बनना था। तो वैसे ही हम लोग अगले माउंटेनर के पास आते हैं जिनका नाम है मिस्टर वसीम भट्ट। आपने थोड़ी देर पहले भी उनका नाम लिया। उनको IAS बनना ही नहीं था शायद कभी, मतलब बचपन में नहीं बनना था। आगे चल के लाइफ ने कुछ ऐसे टर्न्स लिए कि वो वहाँ तक पहुँच गए। तो वो प्लीज़ बताइए। तो वसीम भट्ट कश्मीर से आते हैं, जैसे आपने बताया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ, वहीं पे पढ़ाई हुई और ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अपने स्कूल में टॉप करता था, अपने आसपास के स्कूलों में टॉप करता था और उसके पेरेंट बहुत प्राउड थे। और उसको ये था कि बचपन से कि मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरे को साइंटिस्ट बनना है। तो उसमें उसका सपना था, उसका सेटिस्फेक्शन था। तो उसके बाकी दोस्त जो थे, क्लोज फ्रेंड्स, वो सिविल सर्विसेज देना चाहते थे, उनका IAS बनने का सपना था। उन्होंने बताया भी IAS के बारे में, पर उसने कहा कि नहीं, मेरे को इंजीनियर बनना है। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए वो NIT श्रीनगर में चला गया, उसका एडमिशन हुआ, पढ़ाई शुरू की। लेकिन शुरू में फर्स्ट ईयर में ही उसको लगने लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग मेरा सपना नहीं है। मेरा तो उसको इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आता था, लेकिन उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ था, किताबें पढ़ने का। तो वो खूब किताबें पढ़ता था, कॉलेज की लाइब्रेरी में, आसपास एक यूनिवर्सिटी थी उसकी लाइब्रेरी में जाके। और फिर ऐसा हुआ, एक मोड़ आता है, इसकी लाइफ में भी एक मोड़ आया। और वो मोड़ था जब एक के बाद एक 2 यंग IAS ऑफिसर्स उनकी यूनिवर्सिटी में आए, NIT श्रीनगर में। एक अथर अमीर हैं और एक शाह फैज़ल। शाह फैज़ल बहुत पॉपुलर वहाँ पे थे, क्योंकि वो फर्स्ट कश्मीरी बच्चे हैं जिसने UPSC सिविल सर्विसेज में टॉप किया। तो उनकी बातें उसने सुनी, उसने जाना कि IAS ऑफिसर का क्या काम होता है, क्या कर सकते हैं, क्या पावर होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इंस्पायर हुआ कि मैं बहुत कुछ सोसाइटी में चेंज ला सकता हूँ, मैं बहुत कुछ अपने फैमिली के लिए कर सकता हूँ, अपने एरिया के लिए कर सकता हूँ। तो उससे उसका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रीम्स का, जो मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग तो वैसे भी उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसने फिर फैसला किया कि वो IAS ऑफिसर बनेगा। और इसलिए उसने कॉलेज फाइनल ईयर में वो बिल्कुल प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा। वहाँ से श्रीनगर से उसको UPSC बहुत क्लियर दिख रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी अगेन, रिसोर्सेज। तो वो एक बी कीपर, मधुमक्खी पालक उसके पापा हैं, उनका बच्चा है। तो 2 ऑप्शन थे, या तो वो कश्मीर में रह के, अनंतनाग में रह के, गाँव में रह के पढ़ाई करता, लेकिन वहाँ पे तो रिसोर्सेज भी, मटेरियल नहीं है, एकेडमिक गाइडेंस भी नहीं है, फिर घर में रह के एक माहौल भी नहीं होता है तैयारी करने का। दूसरा ऑप्शन था कि दिल्ली जाके तैयारी करे। दिल्ली में लेकिन था कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उसने फैसला किया कि नहीं, मैं कश्मीर से ही तैयारी करूँगा, क्योंकि पापा के पास पैसा नहीं है और 4 बहन भाई और हैं जिनको पढ़ाना है उनको। तो तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में एक और इंसिडेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। इंसिडेंट है कि उसका दोस्त फ़ोन करता है, जब वो सब लोग डाइनिंग टेबल पे डिनर कर रहे थे, एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। वो कहता है कि भाई, मैं तो दिल्ली आ गया हूँ और कोचिंग शुरू होने वाली है 3 दिन बाद, तो तू भी आ जा अगर तेरे को सक्सेसफुल होना है तो वसीम कहता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, एकदम से उसके चेहरे पे स्माइल आती है। नेक्स्ट मोमेंट उसको याद आता है कि नहीं, पापा के पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे भेजेंगे। तो वो कहता है कि उदास हो के, नहीं भाई तू कर ले, मैं तो कश्मीर से ही करूँगा। तो उसके फादर सुन रहे होते हैं ये बात, एक्सप्रेशन पढ़ रहे होते हैं, बच्चे का सपना पता होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी करके तुम्हारे लिए फ़ीस का और रहने का पैसा इकट्ठा करूँगा, तुम जाओ। और वैसा करते भी हैं, प्रॉमिस पूरा करते हैं। तो दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में फिर आके बिगड़ता नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आके बिगड़ जाते हैं, मैं कहूँगा। और ख़ासकर कश्मीर, जहाँ पे आपको रात दिन में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे निकलने में, नाइट लाइफ नहीं थी, बाहर नहीं आ सकते थे, घर में ही ज़्यादा टाइम रहते थे, स्पेशली शाम में। इंटरनेट नहीं था, मूवी थिएटर्स नहीं थे गांव में।
तो दिल्ली आके बहुत बच्चे बिगड़ जाते हैं इस मामले में, मैं कहूँगा थोड़ा डाइग्रेस हो जाते हैं, सपना भूल जाते हैं वो चकाचौंध में। तो वो लेकिन भूला नहीं, उसने अपना फोकस सही रखा, अपना कोचिंग क्लास ज्वाइन की और अपना कमरे में रहता था या कोचिंग में रहता था और कहीं नहीं गया। दूसरा उसने एक इम्पॉर्टेंट लेसन मेरे को भी बताया कि गाइडेंस जो है बहुत स्पेसिफिक लोगों से ही लेनी चाहिए, जहाँ तहाँ से आपको गाइडेंस नहीं लेनी है क्योंकि दिल्ली में आप जाएंगे, मुखर्जी नगर है या राजेंद्र नगर है, करोल बाग है, तो वहाँ हर दुकान पे, हर पटरी पे आपको गाइडेंस देने वाले गुरु मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि ऐसे पढ़ो, ये मत पढ़ो, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो बिल्कुल टारगेटेड गाइडेंस उसने ली, टारगेटेड स्टडी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका 240 रैंक आया, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। गांव में बहुत बड़ा जश्न हुआ और वो भी गया, सब लोग बहुत खुश थे। अब गांव में इतना पता नहीं होता है कि IRS ऑफिसर है कि IAS ऑफिसर है, सब जो भी सिविल सर्विसेज पास होता है गांव के लिए तो वो IAS ऑफिसर ही है। बिल्कुल। तो गांव वालों को लगा कि IAS ऑफिसर बन गया, पर वसीम को पता था कि अभी और चढ़ाई करनी है, एक स्टेज तक पहुंचा है लेकिन फाइनल समिट तक नहीं पहुंचा है। तो उसने बताया घर में कि दोबारा से देना है एग्ज़ाम क्योंकि मेरे को IAS में जाना है, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। एक बार जब सिलेक्शन हो गया तो उसका प्रीलिम भी क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू में भी हो गया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो ये एक और बड़ा लेसन है इसकी स्टोरी में कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होते ही आप गिरेंगे जी। ओवर कॉन्फिडेंट होते ही UPSC धक्का मारेगा। तो उसने सेकंड अटेम्प्ट जब दिया ओवर कॉन्फिडेंस में तो प्रीलिम भी पास नहीं हुआ। सो सेकंड अटेम्प्ट में ही फेल्ड इन प्रीलिम्स बिकॉज ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट, ही वाज नेग्लिजेंट। उसने ध्यान से अटेम्प्ट नहीं किया, उसको लगा कि मैं तो एक बार सब कर चुका हूँ जी। लेकिन फेल होने पे IRS ज्वाइन नहीं की, उसने कहा कि नहीं अभी एक और दूंगा और इस बार टॉप करके दिखाऊंगा, इस बार मैं फर्स्ट रैंक बनूंगा। उस टारगेट को उसने अपनाया, उस टारगेट के हिसाब से स्टडी की, उस हिसाब से रात दिन एक किया और फिर 7th रैंक उसकी थर्ड अटेम्प्ट में आई। तो बहुत बड़ा है 7th रैंक, ऑल इंडिया 7th रैंक। लेकिन वो उसी से है कि आपको फेल्योर से नहीं घबराना है, फेल्योर से छोड़ नहीं देना है हिम्मत को। फेल्योर है तो वो स्टेपिंग स्टोन है आगे सक्सेस का। हर कोई फेल होता है, मैं भी हुआ हूँ बहुत जगह, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, टॉपर्स भी फेल होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, लेकिन फेल होने से नहीं डरना है। लेकिन उसमें फेल होके वापस कंसंट्रेट करना है, वापस अपने आप को असेंबल करना है, वापस अपना रीजंस को एनालाइज करना है और फिर पूरे जोर से नई ताकत से लगना है। बिल्कुल। आपने जो कहा कि टॉपर्स, ओके, वहाँ पे हर किसी को पहुँचना होता है, बट वो उतना आसान होता नहीं है, नो डाउट। इतना टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, उस वजह से हर किसी को समिट के वो टॉप मोस्ट पायदान पे पहुँचना उतना आसान नहीं लगता है, ना होता है। आपने एक और महत्वपूर्ण चीज़ कही कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो अगर मैं इस बात को लेकर अगले माउंटेनियर की तरफ बढ़ूं तो वो इतने ज़्यादा, शायद अगर मैं कहने में सही हूँ कि अंडर कॉन्फिडेंट थे कि वो अपने इंटरव्यू से रोते हुए बाहर आए थे, और वो भी इस तरह से रोते हुए बाहर आए थे कि उनको लग रहा था कि नहीं होगा। टॉपर तो काफ़ी दूर की बात है, पर नहीं होगा। और ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने उस साल टॉप किया था। तो आते हैं हम अगले चैप्टर पे, जो कि हमारा आई गेस आखिरी चैप्टर है इस किताब का। नहीं, इसके बाद एक और है लविश का। ओके, आई एम सो सॉरी। हाँ, मिस श्रुति शर्मा के टॉपिक पे, तो प्लीज़ इनकी स्टोरी बताइए। जी, श्रुति शर्मा थोड़ा बैकग्राउंड अलग है। श्रुति शर्मा एक नॉर्मल मिडिल क्लास मेट्रो की लड़की है, मेट्रो सिटी की। तो वो दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में पढ़ी, अच्छे स्कूल में पढ़ी, सरदार पटेल विद्यालय बहुत अच्छा स्कूल है। हालांकि है नॉर्मल बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास फैमिली, जो गर्ल नेक्स्ट डोर आप बोलते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ दिखेंगी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो उसने अच्छी पढ़ाई की और उसका थोड़ा एक, बहुत बच्चों के दिमाग में डायलेमा होता है, एकेडमिक्स का उसके दिमाग में था, एकेडमिक्स में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। ऐसा होता है बहुत बार, क्लैरिटी नहीं होती है। हालांकि उसने हर बार इसको कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है ऐसे बोल के अपनी पसंद के सब्जेक्ट के लिए पेरेंट्स को कन्विंस किया।
शुरू में जब क्लास 11th में सब्जेक्ट डिसाइड करने थे तो इंडिया में होता है, पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं मैथ्स लो, साइंस लो, इंटेलिजेंट बच्चे तो साइंस पढ़ते हैं, लेकिन उसको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना था। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज देना है, इसलिए मेरे को ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने दो। फिर कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। तो लेकिन फिर उसने एक स्टेज आई जब एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो जेएनयू में वो एडमिशन लिया, मास्टर्स इन हिस्ट्री में उसने एडमिशन लिया, पढ़ाई भी की। पर फिर लगा कि नहीं, ये वाला रास्ता चुन तो लिया, लेकिन ये रास्ता मेरा नहीं है अल्टीमेट, यहाँ पे मेरा गोल अचीव नहीं होगा, जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में वो एकेडमिक से वो पूरा नहीं होगा, जो सेटिस्फेक्शन मेरे को चाहिए, जो मेरा एम है उससे नहीं होगा। तो फिर रास्ता चेंज किया, रास्ता चेंज करके सिविल सर्विसेज के रास्ते पे पहुंची। और इसमें भी कई सारे लेसन्स हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट उसने दिया तो उस लड़की का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद मेंस का फॉर्म भरने लगी। तो जब मेंस का फॉर्म भरने लगी तब उसने देखा कि प्रीलिम्स के फॉर्म भरते टाइम गलती हो गई है बहुत बड़ी हिंदी। और वो गलती ये हुई कि उसने मेंस का जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी भर दिया अपना जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के लिए। तो ये भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, फॉर्म भरने के समय बहुत ध्यान रखना है। बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है, आजकल तो फॉर्म के शुरू में ही सब कुछ भरवा लेते हैं, इवन सर्विस की चॉइस भी आजकल प्रीलिम के जो फॉर्म है उसमें भरवा लेते हैं। ओके। तो बहुत ही आपको ध्यान रखना है, अपना फॉर्म भरना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें एक और लेसन है श्रुति की स्टोरी में कि गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, उसको हिम्मत करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो वो गलती ठीक वैसे नहीं हो सकती थी कि मीडियम चेंज हो जाता, बट उसने कहा कि मैं हिंदी से ही एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि मैं हिंदी में तैयारी करूंगी, गलती हो गई कोई बात नहीं है, बट मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। तो उसने हिंदी मीडियम से तैयारी की, हिंदी मीडियम जो कभी पढ़ा नहीं था उस मीडियम से उसने मेंस दिया। नहीं हुआ, लेकिन एक हिम्मत आई कि केवल 2-3 नंबर से ही मेंस नहीं हुआ, नहीं तो ज़रूर हो जाता, अगर इंग्लिश में देती तो ज़रूर हो जाता। दूसरा, उसकी सक्सेस पे आने से पहले 1-2 चीज़ और बताता हूँ उसका। एक तो जब आप दूसरों का भला करते हैं ना, तो वो ऊपर कहीं पे दर्ज होता है, कहीं पे दिखता है, कहीं रिकॉर्ड होता है, तो आपका भला होता है। ज़रूर। तो जब कोविड आया तो वो कुछ उसमें पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, दिल्ली में ही हॉस्टल में रहती थी। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स को हॉस्टल बंद हो गया तो जाना पड़ा अपने अपने गांव, लेकिन 1-2 फ्रेंड्स उसकी ऐसी थी जो एक बार गांव चली जाती तो उनका कैरियर ख़त्म था, फिर उनको वहीं पे शादी कर दी जाती, वापस कभी नहीं आ पाती। तो उसने उनको अपने घर में 3-3 महीने 4-4 महीने रहने को का मौका दिया, उनके साथ तैयारी करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उनमें से दोनों का सिलेक्शन भी हुआ। जिन बच्चियों को उसने अपने घर में रखा 3 महीने कोविड में, कोविड के समय में जहाँ सब लोग डरे हुए थे, किसी को दूर से देखते भी नहीं थे, उस समय उसने ये हिम्मत की, तो उसका फल उसको मिला, मैं ये मानता हूँ। तो सेकंड अटेम्प्ट हुआ और थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, प्रीलिम देने के बाद भी उसको लगा कि शायद प्रीलिम्स नहीं होगा ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है जो आंसर की देखते हैं, आंसर की कई बार बहुत एक्यूरेट नहीं होती जो कोचिंग सेंटर्स डालते हैं आंसर की, तो उसको लगा प्रीलिम्स नहीं होगा, लेकिन प्रीलिम्स हुआ उसका क्लियर। फिर मेंस की तैयारी की, मेंस के समय अगेन ऑप्शनल से पहले उसको कोविड हो गया, बहुत बीमार हो गई, कई दिनों तक जो भी उसको गैप मिला, एक भी दिन पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मेंस एग्ज़ाम से पहले। तो मेंस दिया, इंटरव्यू भी आ गया। इंटरव्यू में जैसे आप कह रहे हो कि उसको लगा कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात है एस्पिरेंट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, इंटरव्यू यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। तो श्रुति ने, क्योंकि उससे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में, तो उसको बहुत से क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, तो उसने बोला कि मेरे को नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपने बहुत ऑनेस्टली पोलाइटली बोल दिया कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर। तो ऐसा बहुत बार हुआ, तो उससे उसको ये लगा कि नहीं, इंटरव्यू ख़राब हो गया तो जैसे ही बाहर निकली, पेरेंट्स से मिली, तो रोने लगी कि मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, अच्छा नहीं हुआ, अब तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, होगा तो बहुत ही नीचे होगा। लेकिन क्योंकि उसने सच बोला था तो उसको कोई एडवर्स नहीं लिया गया, उसने बहुत अच्छा आंसर बाकी क्वेश्चंस के भी दिए। तो जब रिज़ल्ट खोला, रिज़ल्ट आया, पता चला रिज़ल्ट आ गया है, डरते डरते अपना लैपटॉप खोला, डरते डरते रिज़ल्ट का पेज खोला तो उसने सोचा था कि क्योंकि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, वो आखिरी
रैंक से देखना शुरू करेगी अपना ओह! रिजल्ट। तो उसने सोचा था, लेकिन जैसे ही पहला पेज खुला और सामने पहले नाम पे नज़र पड़ी रैंक 1 श्रुति शर्मा, तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में होता नहीं है, बहुत देर में सिंक इन होता है। जी। सोचा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, प्रैंक तो नहीं हो गया है, फिर दोबारा से खोला, फिर चेक किया, मतलब 10 मिनट उसको लगे ये इतनी हिम्मत जुटा पाने में कि अपनी मम्मी के साथ शेयर कर दे कि हाँ मेरा तो टॉप ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। जी। तो इसमें बहुत आपका रोल रहता है, टारगेटेड स्टडी का, ऑनेस्टी का, आपका कॉन्फिडेंस का, आपके कैरेक्टर का। तो ये सब चीज़ मिलके श्रुति शर्मा ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसका आया। और उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें हुई जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे वो बहुत पॉपुलर हो गई, हर टॉपर पॉपुलर हो जाता है, श्रुति शर्मा भी बहुत पॉपुलर हो गई थी, इतने सारे इंटरव्यू होते हैं मीडिया में, तो उसके बहुत सारे फेक अकाउंट सोशल मीडिया में क्रिएट हो गए। ओह! रातों रात लोगों ने फेक अकाउंट क्रिएट कर दिए और उसको उन फेक अकाउंट से एंटी गवर्नमेंट पोस्ट डालना शुरू कर दिया। तो उसको जब पता चला तो बहुत ही उसको ख़राब लगा और बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट लगा उसको काउंटर करने में। तो ये भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं तो कहीं आपका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है पॉपुलैरिटी का कोई। जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कई लोग इंटरव्यू भी कहते हैं, वो 275 मार्क्स का होता है। मुझे आप ये बताइए, दिस इज़ फॉर द अंडरस्टैंडिंग, एस्पिरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 275 मार्क्स में भी कुछ ब्रेकअप्स होते हैं कि एक ही चंक होता है? नहीं नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री की तो 5 नंबर का है और बैठे तो उसका 10 नंबर है, और एक मेंबर के आंसर किए तो 15 नंबर है, Exactly. ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वो पूरा इंटरव्यू होता है, उसके बाद कैंडिडेट बाहर आ जाता है, उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड आपस में बात करता है और फिर एक लंपसम नंबर होते हैं 275 में से कितना मार्क्स देना है। ओके। तो इसका कोई ब्रेकअप नहीं होता है। ओके, थैंक यू। तो अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर आते हैं जिनको शायद कई लोग, जो हमारे, आपने थोड़ी देर पहले एलीट बच्चों की बात की, एलीट स्कूल में पढ़ने वालों की, उनका एक होता है कि अमेरिकन ड्रीम इज़ द ओनली ड्रीम। हाँ हाँ, ओके। तो जो हमारे अगले ऑफिसर हैं मिस्टर लवीश ओरडिया, उनके साथ भी ऐसा ही था कि वो अच्छे बैकग्राउंड से पढ़े थे, वो आईआईटी बॉम्बे पास आउट हैं, उसके बाद उनको यूएस में जॉब करने का मौका मिला, वहाँ पे शायद उन्होंने 2 या 3 साल कुछ जॉब Yes. किया, और फिर एक कॉम्प्लेसेंसी आया और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ आगे। हाँ। तो ये बताइए कि वो कॉम्प्लेसेंसी से पहले का उनका दिमाग कैसा था और कॉम्प्लेसेंसी आने के बाद क्या हुआ और वो यहाँ तक पहुँचे? इसमें लविश इनिशियली बहुत इलीट फैमिली से नहीं आते हैं, एक बहुत ही नॉर्मल ट्रेडर फैमिली उदयपुर की है, वहाँ से वो आते हैं। और अपनी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने आईआईटी मुंबई गए तो लोन लिया था बहुत सारा अपनी फ़ीस के लिए, लैपटॉप के लिए और चीज़ों के लिए। तो उसका फर्स्ट एम ये था शुरू में कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज देगा, मोस्ट अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज जो कंपनी देगी, मेरे को वहाँ जाना है। तो आईएएस का या सिविल सर्विसेज का उसको बिल्कुल उस समय में दिमाग में नहीं था। और इसीलिए जो शेल कंपनी जब आई थी प्लेसमेंट के लिए, तो उसने बहुत मेहनत की शेल में हायर होने के लिए और उसको सक्सेसफुल भी हुआ और शेल में जॉब मिल गया। शेल में जॉब लेके बेंगलोर आ गया। तो बहुत अच्छी लाइफ है शेल में, बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है, बहुत अच्छी सैलरी देता है। और लविश की एबिलिटीज़ को देख के, उसकी स्किल सेट्स को देख के, रिसर्च की और रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, उन्होंने बोला कि आप अगर यूएस जाना चाहते हैं ह्यूस्टन में, तो वहाँ हमारा एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आपको हम लोग भेज सकते हैं। तो लविश यूएस चला गया, बहुत खुश हुआ यूएस, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि बच्चों का बहुत ड्रीम होता है, अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका जाना है, अमेरिका में रहना है। तो लविश भी चला गया और अच्छा उसका जॉब था, ऐसा नहीं है, उसका जॉब, घर भी एक फर्निश्ड अपार्टमेंट उसको मिला, एक अच्छी गाड़ी मिली, अच्छी सैलरी मिली और ठीक था। लेकिन उसको कुछ समय बाद, 1-2 साल वहाँ रहने के बाद उसको लगा कि कुछ कमी है लाइफ में। तो जो मैं अमेरिकन सपना सोच रहा था, जो मैंने अमेरिकन सपना देखा था, वो तो ये वाला नहीं है। क्योंकि इस दौरान वो अमेरिका में घूमा, अपने सीनियर्स से भी मिला जो यूएस में रहते थे। तो उसको लगा कि ये बहुत मोनोटोनस सा काम है जो ये लोग कर रहे हैं। सैलरी में भी मेरे को काफ़ी मिल गया है, इससे आगे कुछ ज़्यादा बढ़ने का नहीं है, कोई चैलेंजेस भी नहीं है, सिंपल काम है। तो मेरे को इससे नहीं करना है, मेरे को कुछ चैलेंजिंग चाहिए, मेरे को चाहिए जिसमें मैं लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊँ, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाऊँ।
तो तब उसको, क्योंकि आईआईटी से बहुत बच्चे सिविल्स देते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आईआईटी में जिस दिन आए उसी दिन से सोचना शुरू कर देते हैं कि सिविल्स देना है। ऐसे उसके कुछ दोस्त भी थे राजस्थान के जो डे वन से जिनको था। तो धीरे 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 उसका झुकाव वापस सिविल सर्विसेज की तरफ जाने लगा, और फिर 1 साल और निकला तो ये उसका फॉर्म अप हो गया कि नहीं, ये जो मैं जहाँ पे हूँ वो मेरे लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है बहुत बच्चों के लिए अमेरिका बहुत अच्छा लगे उनको, जी। ये ड्रीम बहुत अच्छा लगे और वो उसी ड्रीम में रहना चाहें, पर लविश का ये ड्रीम शायद था नहीं। उसका ड्रीम इतना ही था कि सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो लोन वोन पूरा हो गया, तब वो वापस आ गया। और फिर बहुत ही एक नॉर्मल हॉस्टल में जाके उसने पढ़ाई शुरू की, और लविश का मैं मानता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई शुरू की, क्योंकि एक तो उसने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हालांकि उसके पास अब थोड़ा पैसा हो गया था कि इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो अच्छी जगह भी रह सकता था, पर उसने एक हॉस्टल एनवायरनमेंट में पढ़ने का किया जहाँ की काफ़ी डिस्कम्फर्ट था। रात रात भर पढ़ता था, टारगेट जब तक पूरा नहीं होता सोता नहीं था, चाहे सोने के लिए 1 घंटा ही मिले लास्ट में। एग्ज़ाम बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम साइमुलेटर्स में गया जहाँ एग्ज़ाम किया। शुरू में ख़राब लगा उसको, शुरू में जब पहली बार मॉक टेस्ट दिया बहुत ख़राब नंबर आए, बहुत कम नंबर आए, फिर सेल्फ डाउट शुरू हो गया कि अरे मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ कहाँ आ गया हूँ। लेकिन रिजोल्यूशन पक्का था। थोड़े दिन वापस उसने एनालिसिस किया कहाँ कमी रह गई है, वापस रिवाइज़ किया, फिर टेस्ट दिए, धीरे धीरे मार्क्स अच्छे आने लग गए। तो लविश का भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स पास हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेंस पास हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू स्टेज क्लियर हुई और 20th रैंक उसको मिला। वाओ। तो लविश भी फर्स्ट रैंकर है और बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ के उसने ये किया फर्स्ट रैंक में। और साथ साथ उसने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया था। आजकल ये होता है, आपके बच्चों के लिए मैं बता दूं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज इनका प्रीलिम्स एक ही होता है। ओके। तो सेम प्रीलिम्स से, लेकिन मेंस अलग अलग होते हैं। तो मेंस में उसमें सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाता है, प्रीलिम्स में तो सेम सब्जेक्ट सेम सी सेट होता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी उसको अच्छा रैंक मिला था और सिविल सर्विसेज में भी मिला। तो ये भी है कि रिवर्स बहुत बच्चे आ जाते हैं, उनको लगता है कि अमेरिकन ड्रीम जो हम लाइफ में देख रहे थे, जो आईआईटी के पहले दिन से देखने लगे थे, शायद वो हमारा ड्रीम है ही नहीं, वो सिंक्रोनाइज हो ही नहीं रहा। हम क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, वो हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, हमारी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पा रहा है। तो ये भी होता है। और लविश की स्टोरी यही बताती है कि अगर आपको चैलेंजेस चाहिए लाइफ में, अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको जो लोग हैं उनको उनके लिए काम करना है, लोगों की लाइफ में चेंज करने का कैनवस चाहिए बहुत बड़ा सारा, तब सिविल सर्विसेज आपका ड्रीम है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए, आपको इंटरनेशनली घूमना है, तब आपका अमेरिकन ड्रीम ठीक है। अग्रीड। आपने जो एक बात बताई वो ये थी कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारा क्लियर कर लिया। हमने सबसे पहला चैप्टर जो देखा था, सबसे पहले माउंटेनियर को देखा था, मीनू जी, उन्होंने कुछ समय लिया था, कुछ अटेम्प्ट्स लिए थे और उसके बाद उन्होंने क्लियर किया था। ऑन द अदर हैंड इन्होंने फर्स्ट में किया था। मैं इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कई बार ये होता है कि बच्चे लेट्स से 21-22 की उम्र से शुरुआत कर देते हैं प्रिपरेशंस में। तो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पैरेलली कितने सालों तक ये विचार करना चाहिए कि हाँ इसके आगे फिर मैं इसको ड्रॉप आउट कर दूंगा, बिकॉज मुझे पैरेलली एक अपना करियर डेवलप करके रखना है। मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं 36 की उम्र में आ गया हूँ एंड आई एम नॉट अर्निंग। तो उसके लिए क्या देखो, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है ये सिविल सर्विसेज का, जिसमें कम से कम 1 साल लगता है, 1.25 साल लगता है, तो थोड़ा एडिक्टिव रहता है। जो सीरियस अटैम्प्ट करते हैं वो, उनके लिए उससे बाहर निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि हर बार रहता है कि अरे थोड़ा सही कमी रह गई, अगली बार ज़रूर कर लेंगे, थोड़ा ये स्ट्रेटजी थोड़ा गड़बड़ रही, अगली बार कर लेंगे, इस बार ऑप्शनल ने थोड़ा धोखा दे दिया, अगली बार और बेटर करेंगे। तो उसमें वो उस साइकिल में चलते रहते हैं, तो कई साल तक चलते रहते हैं। तो मेरा तो ये विचार है, वो मेरा पर्सनल हो सकता है, बहुत बच्चों का कुछ और डिफरेंट भी हो सकता है, पर मेरा ये विचार है कि अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है, बहुत सीरियसली तैयारी की है, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की है, और 4 अटेम्प्ट के बाद भी आपका नहीं हुआ, तो आई थिंक आपको दूसरा कोई
ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। पैरेलल एटलीस्ट। हाँ, पैरेलल या सब्सिक्वेंटली उसके। पैरेलल में तो थोड़ा आप डाइग्रेस हो जाते हैं। जी। तो इसमें एक वो भी बहुत ज़रूरी है, जैसे महाभारत की कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ अर्जुन की, कि चिड़िया की आँख केवल उनको दिख रही थी जब कंपटीशन था। जी। तो उसने चिड़िया की आँख केवल दिख रही थी, ना उसके पंख दिख रहे थे, ना पेड़ दिख रहा था, ना एनवायरनमेंट दिख रहा था, और चिड़िया की आँख में ही तीर लगा। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आप बाकी ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर करें, कि आप जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। आप कुछ और करना चाह रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई सिमिलर सी चीज़ है, जैसे स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम है जिसका कि सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर सिलेबस है, तो एज ए बैकअप ऑप्शन अपनी स्ट्रेस कम करने के लिए करना चाहें तो अच्छी बात है। या जैसे बाकी भी एग्ज़ाम है, कोई नाबार्ड का देता है, कोई आरबीआई का देता है, कोई और बैंक के एग्ज़ाम्स देते हैं साथ में। तो एक अगर हाथ में जॉब रहती है, ज़्यादा एफर्ट मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना उसी सिलेबस को पढ़ के उसी तैयारी को करके, तो एक स्ट्रेस लेवल आपका कम रहता है। लेकिन 4 के बाद अगर आप सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं और 4 के बाद भी नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है कि इनफ है, क्विट कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने लेट शुरू किया है, किसी कारणवश आपका 1-2 अटैम्प्ट आप सीरियसली नहीं दे पाए, बीच में कुछ हो गया, बीमार हो गए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। 4 सीरियस फुल टाइम होल हार्टेड अटैम्प्ट मेरे हिसाब से काफ़ी है। अग्रीड। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप जितने भी एग्जिस्टिंग सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक टाइट स्केड्यूल में चलती है। अगर मैं उदाहरण दूं तो मुझे याद आता है कि डॉक्टर जयशंकर जी जो हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि आप जो सिविलियंस हैं, आपका अप्रेजल साल में एक बार होता है, मेरा अप्रेजल रोज होता है, और मेरे जो मैनेजर हैं यानी मोदी जी, ये इतने डिमांडिंग मैनेजर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो एज अ सिविल सर्वेंट आप अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस देखिए कई बार होता है, फेजेस होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तब ऑब्वियसली वो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा होता है। मान लीजिए इलेक्शन है, या कोई क्राइसिस हो गया है, या फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, या कुछ ऐसा कुछ काम आ गया है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा समय ऑफिस में देना पड़ता है। देते भी हैं हम लोग, कम से कम 12 से 13 घंटे तो नॉर्मली ऑफिस में काम करते ही हैं। लेकिन अगर आपका कुछ पैशन है, अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर से आ रहा है, चाहे सोशल सर्विस है, चाहे राइटिंग है, या कुछ और हॉबी परस्यू करनी है, तो आप थोड़ा बहुत समय चुरा सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल से भी। हो सकता है उस चीज़ के लिए आपको समय ज़्यादा लग जाए। मान लीजिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ जी। और दूसरा कोई लिख रहा है जिनके पास इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, तो हो सकता है मेरे को 2 साल लगे किताब लिखने में, वो 1 साल में लिख दें या 9 महीने में लिख दें। लेकिन आप समय निकाल लेते हो, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत समय ऐसा मिलता है जब आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आपको जाना ही है, लेकिन आप अपना काम कर सकते हैं, या आप वीकेंड पे थोड़ा समय निकाल सकते हैं, या रात में ऑफिस के बाद निकाल सकते हैं। तो मेरा तो होता था कि मैं ऑफिस से आके रात को खाना खाने के बाद करीब 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक अपना ये राइटिंग का काम करता था, वीकेंड पे थोड़ा करता था। तो हॉबी अगर आपकी है, आपका पैशन है, आपका ड्रीम कुछ है, तो उसके लिए समय निकल जाता है। ओके। मैं आपके करियर पे थोड़ी देर के लिए फोकस करना हाँ, चाहूँगा। आपने दिल्ली चीफ मिनिस्टर जी के भी साथ क्लोजली काम किया है। आप करंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। आप कई बार कई ऐसे पॉलिसी मेकिंग के हिस्सा रहे होंगे जो कि बहुत की रहा होगा फॉर द पब्लिक। तो कोई एक ऐसा इंस्टेंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए एज ए सिविल सर्वेंट बहुत रिवॉर्डिंग फील होता है बाद में, कि आई एम हैप्पी टू से कि हाँ, इस पॉलिसी मेकिंग में मैं था? नहीं, पॉलिसी मेकिंग से ज़्यादा मेरे को लगता है, क्योंकि हमारा पॉलिसी मेकिंग स्टेज बहुत बाद में आता है आईएएस में। पहले तो आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटर हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो एज एसडीएम, एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एज कमिश्नर, आप बहुत सारे काम करते हैं पब्लिक के लिए, जो आपको बहुत याद रखते हैं, लोग भी आपको याद रखते हैं, आप भी उन चीज़ों को याद रखते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट हैं, जैसे मैं एक बहुत फ्रीक्वेंटली बताता हूँ जब मेरे से पूछते हैं लोग, तो कि अरुणाचल प्रदेश में मैंने बहुत काम किया। अरुणाचल प्रदेश में मैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर था, ईस्ट कामेंग में और तवांग में। ईस्ट कामेंग में मैंने बहुत सारे बॉन्डेड लेबरर्स को छुड़वाया, करीब 5000 बॉन्डेड लेबरर्स थे जो वहाँ पे थे।
एक स्लेवरी सिस्टम था, ट्राइबल स्लेवरी सिस्टम, उसके तहत। तो उनको वो लोग अब भी मेरे को याद करते हैं। अब भी अगर कहीं बात होती है तो वो याद आता है कि हाँ ये ऑफिसर थे, इन्होंने बहुत काम किया था सुलुंग ट्राइब के लिए। दूसरा, तवांग में भी हमने तवांग में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए या तवांग मोनेस्ट्री को थोड़ा उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सारे काम किए थे, तो वो याद रहते हैं। और पॉलिसी मेकिंग में ऑब्वियसली आप बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन, जब आप पॉलिसी मेकर की स्टेज पे आते हैं तब उसी में सेटिस्फेक्शन होता है कि आपकी पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं, उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहते हुए भी हम लोगों ने बहुत सारा कैश मैनेजमेंट रिफॉर्म किए हैं जिससे सरकार को बहुत सारे करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो वो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, हाँ हाँ आपने इस पूरी पुस्तक में 7 चैप्टर्स लिखे हैं 7 माउंटेनियर्स के बारे में जो अपने जी। अपने शिखर पे चढ़ाई करके पहुंचे हैं। यस। जो आखिरी चैप्टर है वो मुझे उतना ही महत्वपूर्ण लगा, चैप्टर नंबर 8, जो शायद कुछ हद तक आपकी जीवनी से आता है, जिसको आपने लिखा है सक्सेस मंत्रा। तो ऑन द क्लोजिंग नोट, आप जितने भी एस्पिरेंट्स आपको अभी सुन रहे हैं उनको सक्सेस मंत्रा क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका ड्रीम होना चाहिए, और ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है या मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो दैट ड्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा, वो ड्रीम को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज सपना देखा, कल भूल गए, फिर 1 महीने बाद फिर देखना शुरू किया। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपने ड्रीम में डूब जाना चाहिए, उसमें घुसना चाहिए, चारों हमेशा उसी के बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो कोई भी ड्रीम हो, चाहे आपको ओलंपिक में मेडल लाना है, चाहे आपको एक बहुत बड़ा क्लासिकल डांसर बनना है, चाहे आपको बहुत बड़ा कॉरपोरेट अपना कंपनी खड़ी करनी है, इट अप्लाइज टू एवरीवन। एंड देन ऑब्वियसली फॉर द स्पेसिफिकली टू द एग्ज़ाम, आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। स्पेशली जब आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं 5-6 महीने प्रीलिम से पहले और 5-6 महीने मेंस से पहले, तो आपको सिलेबस ही इतना बड़ा होता है, सिलेबस को ही पार पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। डेली एनालिसिस करना चाहिए कि समय मेरा कहाँ लग रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए। फिर स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। हर चीज़ की अपनी स्ट्रेटजी होती है, जो इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है। कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई नोट्स बनाता है, कोई सीधा किताब से पढ़ता है, कोई उसको लगता है कि मेरे को कई दिनों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किसी को लगता है कि मेरा अटेंशन स्पैन कम है तो मैं सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ूंगा, जैसे मिन्नू पीएम करती थी। तो हर एक की स्ट्रेटजी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, टेलर मेड स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी। फिर जैसे मैंने कहा, गाइडेंस बहुत जगह से नहीं लेना चाहिए, बहुत रिस्ट्रिक्टेड गाइडेंस होना चाहिए, बहुत टारगेटेड गाइडेंस आपको लेना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए। फेल होने से आप डर गए तो फिर आपका एस्पिरेशन उसी स्टेज पे रुक गए। क्योंकि देखिए, आप 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और देने 5 लाख जाते हैं, तो 5 लाख तो डर के मारे वैसे ही अपना एस्पिरेशन को, अपने सपने को छोड़ देते हैं बीच में। तो फेलियर है तो उसको स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस बनाइए, उसको एनालिसिस करिए, अपनी कमियों को ढूंढिए, उसमें क्या कमी रही, कैसे आप और अच्छा कर पाते हैं। और स्मार्ट स्टडी भी करना है, स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। स्मार्ट स्टडी ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको एनालिटिकल वे में पहले से उपलब्ध हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव नोट्स बना सकते हैं दोस्तों के साथ गूगल डॉक यूज़ करके। ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी से टूल्स आए हुए हैं जिनको आप अपना फोर्स मल्टीप्लायर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सपने को जी रहे हैं, सपने को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई डाइग्रेशन नहीं है, आपका टारगेट बहुत क्लियर है, आपकी स्ट्रेटजी सही है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आईएएस ऑफिसर बनने से। आई कम्प्लीटली एग्री सर। ऑन दैट नोट मैं आपसे यही विनंती करूंगा कि आप जाने से पहले हमारी पब्लिक के लिए एक ये हिंट देके जाइए कि अगली आपकी किताब किस विषय पे होने वाली है। नहीं, अभी तो मैंने सोचा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ये किताब पहुँचे बच्चों तक। ज़रूर। वो इसलिए पहुँचे कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि ये बहुत गाइडेंस भी देती है। इसमें आपको जैसे प्रीफेस में और लास्ट चैप्टर बताया, उसमें बच्चों को गाइडेंस मिल सकती है एक जगह पे,
और बहुत मोटिवेशन मिल सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत रिगरस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ऐसी बहुत स्टेजेस आती हैं जब एस्पिरेंट्स लो फील करते हैं, जब उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है, जब उनको एक पुश की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। उस स्टेज पे इस बुक का कोई भी एक चैप्टर उठा के आधा चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो वापस एनर्जाइज हो जाएंगे Agreed. और आपको जगह जगह कोचिंग सेंटर जाके गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बुक पहुँचे बच्चों तक, खासकर जो रूरल एरिया में बच्चे हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हैं, तो वो एक बुक पढ़ के पूरा गाइडेंस और मोटिवेशन ले सकते हैं। तो अभी मेरा फोकस उसी पे है, पर नेक्स्ट बुक जल्दी ही स्टार्ट करूँगा उसके बाद। आई एम श्योर कि आपकी अगली पुस्तक जल्दी आएगी और हमको फिर से एक बार आपके साथ साझा होने का मौका Yes, मिलेगा। yes, yes. सो ऑन दैट नोट सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू।